मेरी बात लिख लें, नोट कर लें इसको। एक पूरा जो होगा ना सिस्टम बर्बाद होके रह जाएगा। हम बहुत पछताएंगे। टाइम इज द एसेंस। जितने रिजर्व कम होते जाएंगे उतनी ज्यादा तकलीफें आएंगी। जितना टाइम गुजरता जाएगा उतनी ज्यादा तकलीफें आएंगी। हम इस तरह से पछताएंगे कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, हमारा जीडीपी जो है वो श्रिंक हो जाएगा, हमारा रहने सहने का तरीके में ट्रैवल जो है वो कम हो जाएगा, हम जिस तरह की गाड़ियां अफोर्ड करते हैं वो नहीं कर सकेंगे, हमारे घर के अंदर 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही होगी, हमारी बिजली की कीमतें इधर चली जाएंगी कि मिडिल क्लास एसी चलाना अफोर्ड नहीं कर सकेगा। और आप अगर घर में जनरेटर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जनरेटर के आपके पास तेल नहीं मिलेगा। 10 लीटर 15 लीटर का आपको हफ्ते का तेल मिल रहा होगा, लाइनें लगे 2-2 घंटे बाद। और उसके बाद आपके खाने की शॉर्टेजेस होंगी जो, और फिर एक पैरेलल मार्केट्स कहीं चलेंगी कि मार्केट में 400 रुपए लीटर अगर पेट्रोल लग रहा है तो वो ओपन मार्केट में वो 3,500 रुपए मिल रहा होगा, 2,000 रुपया मिल रहा होगा। जिंदगी हमारी बड़ी मुश्किल है। आईएमएफ के साथ भी कोई इतनी आसानियां नहीं है। आईएमएफ के साथ भी मैंने आपको कहा मुश्किलें हैं, लेकिन अगर हम आईएमएफ के बगैर जाते हैं तो हमारी जिंदगी जो है वो बहुत ही तारीकी में चली जाती है। हम 10 साल पीछे चले जाएंगे। हमारे बच्चों की एजुकेशन, हमारे बच्चों की हेल्थ इंपैक्ट होगी, हमारे यहाँ सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाएंगे, हमारे यहाँ जो हमें अपनी फौज के लिए जो उसके इक्विपमेंट है उसको पैसे लाने के लिए नहीं होंगे। तो जब ये हम सोचें क्या हो सकता है तो इससे हमें बचना है। इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान की माइशत के, इकॉनमी के खास तौर पे, वो जिस तरह के अभी बाकी लोगों ने जिक्र किया है कि वो बड़ी ही एक मुश्किल सूरत हाल है। और अगर हम कहे जाए कि हमारी हिस्ट्री के अंदर इतने मुश्किल हालात पहले आए हैं तो शायद 1970 की रिहाई में आए हों, लेकिन उसके बाद हमारे लाइफ टाइम में ऐसे हालात नहीं आए। 1998 का क्राइसिस भी था, 2008 का क्राइसिस भी था, 2018 का भी छोटा क्राइसिस था, मगर 2022 हमारी हिस्ट्री के अंदर एक साल याद रखा जाएगा जिस साल के अंदर जो है मुल्क की इकॉनमी के साथ बहुत बड़े धचके लगे हैं। और इस वक्त जो आपकी इकॉनमी, जैसे कहा जा रहा है कि अगर आईएमएफ पे हम नहीं जाते तो बिल्कुल एक डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ी है। और चंद हफ्तों की कहानी है कि जहां पे एक कोई कहते हैं ना जिसे नॉन लीनियर इवेंट हो सकता है, कोई बैंक रन हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है कि जिसके बाद चीजें संभालना मुश्किल हो जाए। तो अगर हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखें, जो इस वक्त स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो 5.8 बिलियन की आखिरी जो रिपोर्टेड नंबर है वो है, और एक्चुअल नंबर इस वक्त कोई 5.6 का है, और अगले 2 हफ्ते में वो 4.5 से 4.8 बिलियन का हो जाएगा। अब ये नंबर आपको जरा मैं कॉन्टेक्स्ट में दे दूं कि पाकिस्तान की जो नॉर्मल मंथली इंपोर्ट पिछले साल थी वो $6.5 बिलियन की थी। तो हम अगर नॉर्मल इंपोर्ट पे हम चले जाते हैं तो हम उसके हिसाब से 2 से 2.5-3 हफ्ते के हमारे रिजर्व्स हैं। और अगर हम अपने रिजर्व्स देखें तो वो इस हद तक कम है कि हमारी अगले 3 महीने में जो रीपेमेंट्स हैं वो इससे कहीं ज्यादा हैं। तो अगर हम आईएमएफ पे नहीं जाते और अगर हमें बाकी दोस्त ममालिक सपोर्ट नहीं करते तो एक सूरत हाल हम ऐसी देख सकते हैं कि आज हम जनवरी में बैठे हैं तो जनवरी के अंदर जो हमारी एलसीज खुल रही हैं वो मुश्किल में आ जाएंगी। जब जनवरी की एलसीज खुलना मुश्किल में आ जाएंगी तो पेट्रोलियम के और फूड के जो रिजर्व्स हैं जो 1-1.5 महीने के हैं वो रिजर्व्स कम होने लग जाएंगे। और वो जब इंपोर्ट्स हैं वो जो मार्च में आनी थी वो नहीं आएंगी, फरवरी में आनी थी वो नहीं आएंगी। तो अप्रैल में, मार्च में इस मुल्क के अंदर बिजली की और खाने पीने की शदीद शॉर्टेजेस हो सकती हैं, और ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। और इस सूरत हाल से बचने के लिए हमें इस वक्त अपने जो इकोनॉमिक जो कि मैनेजमेंट है उसको हमें बेहतरीन तरीके से प्रूडेंट एक मैनेजमेंट करनी है, जिसके अंदर फिस्कल जो बजट की वो जो है उसके खसारे को कम करना है, और उसके अंदर हमें अपने अखराजात को कम करने हैं और अपने टैक्सेस को बढ़ाने हैं। और ये बगैर सूबों के और सेंटर की कोऑर्डिनेशन की और बगैर इदारों की इसके अंदर मौजूदगी के बहुत मुश्किल है। और इस वक्त जो हुकूमत है वो हुकूमत जो है आपको पता ही है, आप पॉलिटिकली आप मेरे से बहुत बेहतर चीज़ों को जानते हैं
कि वो किस नेज पे खड़ी है और उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है और उसकी कितनी स्टैंडिंग है। इस स्टैंडिंग और इस क्रेडिबिलिटी के फुकदान के साथ जो माशी इस वक्त फुकदान और जो क्राइसिस चल रहा है, ये दोनों जब मिल रहे हैं तो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल बन रही है। और इस वजह से इस तरह के इवेंट्स या किसी तरह के भी बड़े ज़रूरी हैं कि जिसमें हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी चीज़ों को कहाँ पे लेके आना है। और अगर हम इसके ऊपर इकट्ठे काम नहीं करेंगे, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, तो उसके बगैर हम बहुत पछताएंगे। हम इस तरह से पछताएंगे कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, हमारा जीडीपी जो है वो श्रिंक हो जाएगा, हमारा रहने सहने का तरीके में ट्रैवल जो है वो कम हो जाएगा, हम जिस तरह की गाड़ियां अफोर्ड करते हैं वो नहीं कर सकेंगे, हमारे घर के अंदर 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही होगी, हमारी बिजली की कीमतें इधर चली जाएंगी कि मिडिल क्लास एसी चलाना अफोर्ड नहीं कर सकेगा, हमारे यहाँ पेट्रोल इतना महंगा और इतना कम हो जाएगा कि महीने के हफ्ते में लोग 10-10 लीटर 15-15 लीटर के पेट्रोल से ऊपर नहीं गुजारा कर सकेंगे। और ये मैं वो बात कर रहा हूँ साहिब हैसियत लोगों की जो इस कमरे में बैठे हैं, और जो साहिब हैसियत नहीं हैं उनके लिए खाने पीने की मुश्किल ऑलरेडी हो चुकी है, उनकी अफोर्डेबिलिटी ऑलरेडी गिर चुकी है, उनकी कंजम्पशन अगर नहीं गिरी तो शायद आप जैसे साहिब हैसियत लोग उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो आपको सपोर्ट इस बात पे आप उन्हें कर सकते हैं कि जब घर में खाना होगा, जब में खाना ही नहीं होगा तो आप अपना खाएंगे या उनको देंगे। तो ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। इसके ऊपर हमने एक छोटा सा जो है ना एक प्रेजेंटेशन बनाई है कि जिससे हालात का बता सके कि क्या है, और इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना लिंक करूं और इसको मैं एक बिल्कुल ही जो है न्यूट्रल लेके इस पे बात करने की कोशिश करूंगा मैं। तो अगर हम इसकी पहली स्लाइड्स पे अगर हम इससे आगे नीचे जाएं तो अभी हम अगर देखें हमारा बैरूनी कर्जा जो है, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है जो फिस्कल डेफिसिट है वो इस वक्त जो है तकरीबन जो है वो 80-70% से ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान का 60% जो डेट है, मतलब फिस्कल डेट जो है वो 80% के 60% जो डेट है वो डोमेस्टिक गवर्नमेंट का है, उसमें से बाकी 40% डेट जो है हमारा एक्सटर्नल डेट है। और अगर हम अपना एक्सटर्नल डेट को देखें तो एक्सटर्नल डेट हमारा $127 बिलियन है, जो हमारे जीडीपी का सिर्फ 37% या 35% है। वो जीडीपी को अगर पिछले साल भी ले जाएं तो 31% है। अगर जीडीपी को इस वक्त हम जो है जो करेंसी आज के मार्केट रेट जो ओपन मार्केट में चल रही है तो उसके हिसाब से वो 37% है। तो आप इसको जिस तरह भी कर लें ये बहुत ज्यादा डेट नहीं है, ये डेट बर्दाश्त किया जा सकता है, ये डेट उतारा जा सकता है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसमें हमारे डेट का प्रॉब्लम इतने, हमारे मुल्क के डेट से ज्यादा प्रॉब्लम है उनका। बट हमारा इशू क्या है? हमारा इशू है लिक्विडिटी का, हमारा इशू है कि हमारी कैपेबिलिटी टू रीपे इन द शॉर्ट टर्म। अगर हम देखें, अगर आप इस बार चार्ट को देखें तो जो ये साल गुजर रहा है FY23 जिसमें से हम आधा साल गुजार चुके हैं, इस साल में हमारी तकरीबन $20 अरब की रीपेमेंट है, जिसमें से $7-8 अरब की हम पे कर चुके हैं, बाकी हमारी रहती है। अगर हम अगला साल देखें तो उसमें $25 अरब की है, उससे अगले साल में $23.5 अरब की है, उससे अगले साल में $26.5 अरब की है, उससे अगले डॉलर में $26 बिलियन की है। और अगर हम अपने रिजर्व देखें तो वो तो मैंने आपको बताया कि वो एक महीने में $5 बिलियन से कम हो जाएंगे। जेब में आपके टका नहीं है और आपने पे करना है, ये तो कैसे करेंगे? ये प्रॉब्लम है। अगर हम जीडीपी का साइज देखें तो 350 बिलियन का जीडीपी अगर हम उसके करीब लेके जाएं, क्योंकि डॉलर का रेट फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसको एक नंबर देना मुनासिब नहीं होगा, बट 350 बिलियन का जीडीपी अगर लेके जाएं और इसमें इनफॉर्मल सेक्टर को भी मिला ले तो $400 बिलियन से ये ऊपर पहुंच जाता है, 450 भी पहुंच सकता है। तो उसका डेट आपका 127 है, ये कोई बहुत ज्यादा डेट नहीं है। आप इससे कहीं ज्यादा आपकी इकोनॉमी की सकत है जो इसमें करती है, लेकिन चूंकि इकोनॉमी के अंदर डॉलर्स नहीं है, आपके जो आपकी जेब जो है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो बिल्कुल खाली हैं, तो और डेट जो है वो आपका शॉर्ट टर्म है, यानी $127 बिलियन का डेट है और अगले 5 साल में आपने 4 साल में आपने तकरीबन $100 बिलियन
से ऊपर का पे करना है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा डेट बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म है, यानी कि हमारे डेट में हमें जल्दी जल्दी चीजें पे करनी है। बहुत सारे रोल ओवर्स है जो हर साल आते हैं, बहुत सारे जो प्रीपेमेंट है जो हर महीने तकलीफ देती हैं, जो हर महीने एक इमरजेंसी लाती हैं। 2022 के अंदर आपकी कई दफा ये इमरजेंसी आई, 2023 भी ऐसे गुजरेगा, 24 भी ऐसे गुजरेगा, 25 भी ऐसे गुजरेगा, 26 भी ऐसे गुजरेगा। कौन कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। तो ये इस तरह से ये चीजें नहीं चल सकती। वी हैव टू स्टॉप एंड वी हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर। तो इसके लिए एक हमें सबको इकट्ठे लेने की जरूरत है। इसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, मुख्तलिफ जो इदारे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन सबको मिलजुल के एक डेट रीप्रोफाइलिंग की तरफ जाना है। हम एक डेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं। डेट रीस्ट्रक्चरिंग एक ब्रॉडर गेम है। डेट रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर होता है कि जी आपका 127 अरब का डेट है, उसमें जी हेयर कट ले लें, उसको आप 70 अरब का कर दे, 100 अरब का कर दे, और फिर उसके बाद रीपेमेंट जो है उसकी आगे करें। हमें शायद ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा डेट ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें यह करना है कि भाई हमने जिनको डेट पे करना है अगले सालों में, यानी अगले 12 महीने में, 16 महीने में, 24 महीने में, हमने कहना है भाई यही डेट आप कर रहे, हम इस पे सूद भी अदा करेंगे और जो सूद की मार्केट रेट है वही अदा करेंगे, लेकिन ये डेट 1.5 साल में हम नहीं पे करेंगे, हम 5 साल में पे करेंगे, हम 7 साल में पे करेंगे, हम 10 साल में पे करेंगे, हम 12 साल में पे करेंगे। जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो इसी 127 बिलियन का डेट और इसकी जो सर्विसिंग है वो 10-12 पे आ जाएगी। फिर आपके मसले खत्म हो जाएंगे, फिर आपके इश्यूज नहीं रहेंगे, फिर उसके बाद अपने आप को स्ट्रक्चर रिफॉर्म के अंदर लेके आना है। तो सबसे पहली बात कि हमें अपने डेट की रीप्रोफाइलिंग करनी है, हमें डेट की टाइमिंग्स को चेंज करना है, और डेट की रीस्ट्रक्चरिंग में हमें कोई इस तरह के हेयर कट नहीं करने जो श्रीलंका ने किए हैं, जो घाना ने किए हैं। हमारा मसला बहुत कम है, लेकिन हमारा रीपेमेंट चैलेंज है। और हमारा रीपेमेंट चैलेंज क्यों है? आज से साल पहले यही आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 22 अरब डॉलर के थे, आज वो 6 अरब डॉलर के रह गए हैं। वो क्यों है? क्योंकि आपके दोस्त मल्टीलैटरल्स, बायलैटरल्स और मार्केट्स आप पे ट्रस्ट नहीं करती। और अगर पाकिस्तान का ये अगर हम डेट देखें तो इस डेट की अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन देखें तो इसकी कॉम्पोजिशन में 127 में से करीबन जो मार्केट डेट है, जिसे हम यूरो बॉन्ड कहते हैं, वो 8 अरब डॉलर के करीब है। फिर हमारा कमर्शियल डेट है जो तकरीबन वो भी 7-8 अरब के डॉलर के करीब है, और उसको पे करके जब हम जून तक जाएंगे तो हमारे पास 12-13 अरब डॉलर रह जाएगा। बाकी जो हमारा सारा डेट बचता है 90 अरब डॉलर से ज्यादा तो हमारा या तो दोस्तों से लिया हुआ है या हमने IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB इनसे लिया हुआ है। IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB डेट वैसे ही लॉन्ग टर्म होते हैं और उसकी पेमेंट्स भी थोड़ी होती हैं और वो रीस्ट्रक्चर नहीं हो सकता। उसके लिए उनसे आप और पैसे लेंगे, उनके पैसे उतारते रहेंगे, वो ऐसे चलाना है। जो बाकी आपका करीबन 40 अरब डॉलर, 45 अरब डॉलर का डेट इस तरह है, कुछ 35 से 40 अरब डॉलर का जो डेट है आपका वो बायलैटरल है, या उन्होंने डायरेक्ट दिया है या उनके बैंक्स ने दिया है जो इन्फ्लुएंस होते हैं। बायलैटरल डेट हमें कहां से मिला है? सबसे बड़ा चंक चाइना से है, उसके बाद सऊदी अरब और UAE से है, और इनकी हुकूमत ने डायरेक्ट भी आपको डेट दिया है और इनके बैंक्स ने भी डेट दिया है। और आप तीनों मुल्कों में जानते हैं कि इनके बैंक्स या तो सरकार खुद ओन करता है या सरकार के बहुत ज्यादा कंट्रोल में होते हैं। ये अमेरिका नहीं है, यूरोप नहीं है जहां पे बैंक्स इंडिपेंडेंटली चलते हैं। अगर आप उनकी सरकार के साथ आप अपनी जो है ताल्लुक को और अपनी जो आप रिकवरी है और अपने जो स्ट्रक्चर आपने चेंजेस लानी है उस पर उनको उनकी बाइन ला लें, अगर वो मान जाते हैं तो उनके बैंक्स भी कर देंगे। तो हमें जो है उनकी सऊदी अरब की सरकार, चाइना की सरकार और UAE की सरकार से हमें यह बात कहनी है कि वो माने इस बात को। और वो क्यों मानेंगे? अगली स्लाइड पे चलें। पिछले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर वो जिसके पास भी जाते हैं, हम सऊदी अरब के पास गए, हम चाइना के पास गए, पिछले 1 महीने में हम अमेरिका के पास गए, हम UAE के पास 1 साल में गए, कतर के पास गए,
और कोई नाम भूल रहा हूं तो उसके पास भी गए होंगे, उन सब से जाके कहा कि जी हमें हेल्प करें, हमारे लिए बड़े मुश्किल फैसले हैं आईएमएफ की वजह से, हमें हेल्प करें। वो कहते हैं पहले आप आईएमएफ पे जाएं, आईएमएफ प्रोग्राम को चलाएं, फिर हम आपको हेल्प करेंगे। और हम आईएमएफ प्रोग्राम को नहीं चला पा रहे। क्यों नहीं चला पा रहे? क्योंकि हमारे यहां पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। 2021 में हमारे दोस्त यहां पे बैठे हैं पीटीआई के सारे, लेकिन 2021 के अंदर मई के अंदर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हफीज शेख, वो एक नपी तुली इनिंग खेल रहे थे। वो आराम से इकोनॉमी को लेके चल रहे थे और नजर आ रहा था। इवन असद उमर जब प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर बने थे 2019 में, उनसे जब सवाल पूछते थे तो वो कहते थे 2023 में जाके इकोनॉमी ठीक होगी। 2021 में हमने उनकी जगह शौकत तरीन साहब को लाए, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नजर आ रही थी थोड़ी सी पीटीआई में भी। और शौकत तरीन ने जो है वो एक, हमने हाई ग्रोथ की तरफ हम मूव कर गए और हमने एक 6% की ग्रोथ दे दी। उससे पहले कोविड आया, वो प्रेशर था, उसकी सारी चीजें थी, वो बिल्टअप हो रही थी, और उसके बाद हमने 6% की वो ग्रोथ दे दी। वो 6% की ग्रोथ तो दे दी हमने, लेकिन उससे हमने करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, उससे हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, और उसकी वजह से जो हम आईएमएफ से दूर होने लगे। फिर शौकत तरीन साहब आईएमएफ पे वापस गए। जब वो आईएमएफ पे वापस गए और उसके बाद उस रास्ते पे ठीक चलने लगे तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आ गया तो उसके बाद तो आपने देखा कि पहले पेट्रोलियम प्राइसेस फ्रीज हुई, और सब्सिडी तो पीटीआई के टाइम में तो बहुत थोड़ी थी, ना होने के बराबर थी। फिर नई हुकूमत आई, नई हुकूमत के पांव ठंडे हो गए। नई हुकूमत का जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो जानता था कि जो वो हुकूमत फैसले कर रही है ये उसको डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रही है। वो फाइनेंस मिनिस्टर, अल्लाह का आदमी, जो है डिप्रेशन में चला गया, लेकिन उसके प्राइम मिनिस्टर ने, उसकी हुकूमत ने उसकी एक ना सुनी। उनकी तरफ से डार साहब पीछे से जो है उनको बोलते रहे, उनकी सुन ना सके, लेकिन फिर भी वो आईएमएफ पे गए। आईएमएफ का रिव्यू उन्होंने कराया। कराने के बाद जब अगले रिव्यू की बात आई तो उनको निकाल दिया। अब फिर डार साहब आ गए, और डार साहब आए, डार साहब ने जैसे हमारे दोस्त ने कहा कि ये मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। डार साहब समझे थे कि वो 2014 में बैठे हैं, कि जहां पे बैठे हैं कि जहां पे ऑयल प्राइस क्रैश कर गई, जहां पे बैठे हैं कि जहां पे अमेरिका पाकिस्तान के साथ था क्योंकि अफगानिस्तान से निकलना था, जहां पे बैठे हैं कि जहां पे 18 स्ट्रक्चर और बहुत सारे और आईएमएफ ने वेवर्स दिए, वो जहां पे बैठे हैं कि जहां पे आपके रिजर्व्स अच्छे थे, वो जहां पे बैठे हैं कि आपका डेट कम था, तो वो एक मनूवरिंग करके चीजें अंडर तक कारपेट रख के चले गए। और उसके बाद जो अगली हुकूमत आई वो उसको संभालने की कोशिश करती रही, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि डार साहब ने जो बीज बोया था, आज डार साहब ही उसकी जो है ना, वो जब वो पूरा पौधा निकल के वो कांटे जो चुभ रहे हैं ना, वो डार साहब को सबसे ज्यादा चुभ रहे हैं। ये अल्लाह का करना हुआ। तो आज वो सूरत हाल आ चुकी है कि वो डार साहब की जो 2013, 18 या 16 की पॉलिसीज थी वो नहीं चल सकती, वो चीजें नहीं चल सकती। आज मार्केट के अंदर बहुत बड़े मसले हैं, और इन मसलों को जानने के लिए हमारे पास एक ही सूरत है, अगर हम आईएमएफ पे जाते हैं, और अगर हम आईएमएफ पे नहीं जानते। और आज भी डार साहब कहते हैं कि यार आईएमएफ कहता है कि भाई आपकी जो मल्टीपल एक्सचेंज रेट है, एक 226 पे आपकी इंटरबैंक में ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में लोग लेने जाते हैं तो 240 का, 250 का, 260 का कई रेट मिलता है। तो वो एक एक्सचेंज मार्केट होनी चाहिए। उसकी तरफ जाते हैं तो मेरे हिसाब में अगर हम उसको आज छोड़ते हैं तो डॉलर जो है मेरे हिसाब में 240 के आसपास आएगा, 260 के आसपास नहीं आएगा, क्योंकि वो रेट भी गलत है, ये रेट भी गलत है, समवेयर इन द बिटवीन आएगा। लेकिन डार साहब नहीं छोड़े, आईएमएफ नहीं आ रहा। फिर डार साहब को कहा जाता है कि भाई आपके फिस्कल गैप बहुत ज्यादा है, इसको पूरा करें, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएं, गैस की कीमतें बढ़ाएं, सर्कुलर डेट को कम करें, एनर्जी की कीमतें बढ़ाएं, गवर्नेंस इनकी बेहतर करें। वो नहीं करते तो हम आईएमएफ पे नहीं जाते। और फिर उनको कहा जाता है कि जो आपकी फाइनेंसिंग नीड्स हैं, जो आपने, जो मिफ्ता इस्माइल साहब कमिटमेंट करके गए थे कि 4.5 से 5 बिलियन डॉलर हम अपने दोस्तों से लाएंगे, वो दोस्तों के पैसे लेके आए, उनकी डिटेल्स दें। मिफ्ता साहब तो उस पर कमिटमेंट दे गए थे। सऊदी अरब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने आईएमएफ के बोर्ड के सामने कहा था हाँ जी हम हेल्प करेंगे, लेकिन वो आज हेल्प किधर है? आज आईएमएफ कहता है कि उस हेल्प की डिटेल्स लाएं कि किस तरह वो हेल्प करेंगे। क्या आपको डिफर्ड ऑयल फैसिलिटी देंगे?
क्या वो आपको डिपॉजिट देंगे? क्या वो आपसे एसेट खरीदेंगे? क्या खरीदेंगे? कितने में खरीदेंगे? कितने पैसे देंगे? किस रेट पे देंगे? कब देंगे? कितने टाइम के लिए देंगे? ऑल दो स्पेसिफिक डिटेल्स आईएमएफ वो मांगता है। जब ये उनसे मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं भाई आईएमएफ की पहली कंडीशन एक्सचेंज रेट, सर्कुलेटेड रेवेन्यू ये पूरी करे, तो एक सर्कुलर लूप है। तो वो 3 कंडीशन ही पूरी करेंगे तो चौथी कंडीशन नहीं होगी, और चौथी नहीं होगी तो जो आईएमएफ नहीं आएगा। तो आईएमएफ आने के लिए वो चीजें करना बहुत जरूरी है। और अगर आईएमएफ नहीं आता तो क्या होगा? वो डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि हम नहीं डिफॉल्ट करेंगे, जैसे श्रीलंका ने किया, घाना ने किया, अर्जेंटीना ने किया। हमारा तो डेट जो था, हमने अभी यूरो बॉन्ड जो सकूक था 1 बिलियन का पे किया, अब हमने 2024 में देना है। ये छोटे मोटे कमर्शियल लोन्स है, ये 1.5 बिलियन ये हम दे देंगे, मैं मानता हूं वो दे देंगे। बाकी मल्टीलैटरल्स और दोस्तों की डेट है, अगर आप नहीं देंगे और अगर आप उसको डिफॉल्ट नहीं कहते तो मार्च में जाके आपके रिजर्व हो जाएंगे $1 अरब, अप्रैल में जाके हो जाएंगे 500 मिलियन डॉलर। उस वक्त क्या करेंगे आप इंपोर्ट कहां से करेंगे? ये जो आपकी गाड़ी में तेल लगता है, ये जो बिजलियां चल रही हैं, ये जो फेसबुक लाइव पे पूरा सिस्टम चल रहा है, जो गर्मियों में आपकी एसी चलता है, जो आपकी इंडस्ट्री चलती है, जो आपकी हर चीज बनती है, उसके लिए तेल कहां से लाएंगे? उसके लिए गैस कहां से लाएंगे? आपका मुल्क के अंदर जो वो पाम ऑयल आता है, जो कुकिंग ऑयल होता है, आपके मुल्क में दालें आती हैं, आपके मुल्क में सोयाबीन सीड आता है जिससे मुर्गी बनती है, वो कहां से लाएंगे? आपके यहां वो सीड आता है जिससे फीड बन के दूध बनता है, वो कहां से आएंगे? अगर ये चीजें नहीं होंगी तो मेरी बात लिख लें, नोट कर लें इसको। इस समर के अंदर 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग होगी। और आप अगर घर में जनरेटर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जनरेटर के, आपके पास तेल नहीं मिलेगा, 10 लीटर 15 लीटर का आपको हफ्ते का तेल मिल रहा होगा, लाइनें लगे 2-2 घंटे बाद। और उसके बाद आपके खाने की शॉर्टेजेस होंगी जो, और फिर एक पैरेलल मार्केट्स कहीं चलेंगी कि मार्केट में 400 रुपए लीटर अगर पेट्रोल लग रहा है तो वो ओपन मार्केट में वो 3,500 रुपया मिल रहा होगा, 2,000 रुपया मिल रहा होगा। एक पूरा जो होगा ना सिस्टम बर्बाद होके रह जाएगा। उस सिस्टम को बर्बादी से रोकने के लिए, इस मुल्क को एक सस्टेनेबल पाथ पे चलाने के लिए, इस मुल्क को एक मुश्किल वक्त से निकालने के लिए हमें इस वक्त आईएमएफ पे जाना है, और इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और आप अभी देख रहे हैं कि लोगों ने गोल्ड और डॉलर्स जो है होल्ड करने शुरू कर दी हैं। ना मार्केट में गोल्ड मिल रहा है, ना मार्केट में डॉलर मिल रहा है। तो अगली क्या चीज होगी, ये चीमा साहब आपको या बाकी लोग बताएंगे कि चावल, आटा और वीट और जो भी नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं वो जो है वो होल्ड होने लग जाएंगी। और जब ये होंगी तो 200 मिलियन के जो लोग हैं, जो इसमें गरीब लोग हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सोचें उनका क्या हाल होगा। अभी तो कहते हैं ना कि जी वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनको खाना मिल जाता है कि आप जैसे साहिब हैसियत जो है देके करा देते हैं। आप जैसे साहिब हैसियत किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, रात को रेस्टोरेंट का खाना बचता है, वो एनजीओ के थ्रू उनको चला जाता है। जब खाना ही नहीं होगा तो उनको कैसे जाएगा, ये सोचिएगा। तो अब हमने जैसे बात की कि आईएमएफ में जाना है, आईएमएफ में जाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इंटरबैंक रेट और ओपन मार्केट रेट एक करना है। और मैं आज आपको लिख के बता सकता हूं कि आज अगर आप ओपन मार्केट बैंक इंटरबैंक रेट करेंगे तो वो 260 पे नहीं जाएगा, वो शायद 235 पे है, 240 पे है, 245 पे है, इस तरह का रेट आएगा। लेकिन एक महीने बाद करेंगे तो ये ओपन मार्केट रेट 300 पे चला जाएगा और ये भी फिर 260-70 पे जाएगा। तो टाइम इज द एसेंस। जितने रिजर्व कम होते जाएंगे उतनी ज्यादा तकलीफें आएंगी, जितना टाइम गुजरता जाएगा उतनी ज्यादा तकलीफें आएंगी। अब उसका इलाज क्या है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सबको मिलकर बैठ के फैसला करना है। अब पीटीआई के हमारे सारे दोस्त बैठे हैं, वो कहते हैं कि जी इलेक्शन के बगैर कोई नहीं, और बात भी ठीक है, तो आप इलेक्शन पे क्यों नहीं जाते? किसी ने कहा जी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ले आए। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बाइन कौन आएगी? जब ये मुश्किलें आएंगी, जब आईएमएफ आएगा, जब इन्फ्लेशन इस वक्त 25% पे है, वो 30-35% पे जाएगी, तो टेक्नोक्रेट की कौन आके अवाम से का बात करेगा? कौन सा टेक्नोक्रेट आगे करेगा? पीछे जो लोग खड़े होंगे वो लेंगे इसकी बात को।
तो बेहतर है एक पॉलिटिकल फेस दे, जिसको लोगों ने वोट दिया है 5 साल के लिए लाएं, वो अच्छे लोग लाएं और वो अच्छे लोग लाके उन चीजों को लेके चलें। जिंदगी हमारी बड़ी मुश्किल है, अगली साइड लें। आईएमएफ के साथ भी कोई इतनी आसानियां नहीं हैं, आईएमएफ के साथ भी मैंने आपको कहा मुश्किलें हैं, लेकिन अगर हम आईएमएफ के बगैर जाते हैं तो हमारी जिंदगी जो है वो बहुत ही तारीकी में चली जाती है। हम 10 साल पीछे चले जाएंगे, हमारे बच्चों की एजुकेशन, हमारे बच्चों की हेल्थ इंपैक्ट होगी, हमारे यहाँ सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाएंगे, हमारे यहाँ जो हमें अपनी फौज के लिए जो उसके इक्विपमेंट है उसको पैसे लाने के लिए नहीं होंगे। तो जब ये हम सोचें क्या हो सकता है तो इससे हमें बचना है। और कुछ मुल्क अभी, और अगली एक मैं कुछ अच्छी बात बता दूं, एक स्लाइड इसमें रह गई थी कि कुछ मुल्क अगर अभी हम देखें तो, अगली स्लाइड अगर आप चलें तो, कुछ मुल्क अगर देखें जो हमें डिफॉल्ट करके गए हैं, अगर हम उनके नंबर्स देखें, जैसे कि हमने घाना ने 2022 में डिफॉल्ट किया, श्रीलंका ने भी 2022 में किया, ग्रीस ने 2015 में किया, ज़ैम्बिया ने 2020 में किया, अर्जेंटीना ने 2020 में किया। तो अगर इन सब के हम देखें तो इन सब के अंदर अगर हम डेट को देखें तो श्रीलंका का डेट 145% था, ठीक है, ग्रीस का 85% था, ज़ैम्बिया का 104% था, अर्जेंटीना का 88% था, पाकिस्तान का 77% है, स्टिल लेस। फिर अगर एक्सटर्नल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डेट देखें तो घाना का 60%, श्रीलंका 64%, ज़ैम्बिया भी इसी तरह, अर्जेंटीना का भी 40+, पाकिस्तान का सिर्फ 40 है। और फिर अगर हम ये सारी चीजें देखें तो पाकिस्तान के मसले नहीं, लेकिन पाकिस्तान का इंपोर्ट कवर इस वक्त सबसे कम है। पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट, ट्विन डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट खासतौर पे करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। जहां से बात शुरू हुई थी ग्रोथ, हमें अपनी चादर जितनी है उतने पांव फैलाने होंगे, हमें अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना होगा, हमें अपनी सेविंग्स को बढ़ानी होगी, हमें अपने उन लोगों को जिनको हम टैक्स नहीं कहते, जैसे ट्रेडर है, रियल एस्टेट, उनको टैक्स करना होगा, हमें अपनी एक्सपोर्ट को सस्टेनेबल तरीके से बढ़ाना होगा। और ये 5 से 10 साल का एक जो तरीका है, इसको हम पिछले 30 साल से कोशिश करने, इसमें जाने में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? 1990 की दिहाई में आपने देखा 4 हुकूमतें बदली, 2000 में जब मुशर्रफ साहब आए तो वो अपने लेजिटिमेसी के चक्कर में पड़ गए, फिर उसके बाद 2008 के बाद भी देखे तो वो कोई हुकूमत उस तरह से पूरा टाइम नहीं कर सकी, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे, पीछे से मनूवरिंग होती रही, 3 हुकूमतें गुजरी। अब खुदा रहा 2023 में जो हुकूमत आएगी, जिसकी भी आएगी, अवाम लाएंगे, जिसको वोट देंगे उसको 5 साल दें, उनको काम करने दें, ताकि ये जो यंग एज वाला मुल्क है जिसकी मीडियन एज 24 साल है, जब ये 24 साल के लोग 40 साल के हों तो उनको एक अच्छी दुनिया ले। और हम लोग जो यहां पे मेजॉरिटी 40 साल से ऊपर बैठे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा मुल्क छोड़ के जाए। उसके लिए हम सबको ये मेहनत करने की जरूरत है। और इस वक्त एक हमें इलेक्शन में जाने की और एक नई हुकूमत के मैंडेट से आके हमें ये प्लान करने की जरूरत है। थैंक यू।